गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो आपकी यूनिट में पढ़ा रहा हूँ आपको, उसी यूनिट में से एक टॉपिक आपका दिया हुआ है थिंकिंग स्किल्स। यानी थिंकिंग स्किल्स का मतलब अगर सामान्य बात में हम समझें, सामान्य बात में अगर मैं ये सामान्य बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि हमारा जीवन समस्याओं से भरा हुआ है, ये सभी को पता है। एक समस्या खत्म नहीं होती है, उसके पहले ही दूसरी समस्या आकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। कई बार वो समस्या हल हो जाती है, कई बार वो समस्या हल नहीं होती। कई बार हमें बड़े जो हमारे बड़े जितने भी हैं, चाहे दादा हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, अदर वे में जो भी, आपने सुना होगा कि हमें कहते हैं कि पहले कुछ सोचो फिर काम करो। वो ऐसा क्यों कहते हैं? आपको पता है वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमें इस थिंकिंग के लिए कहते हैं। किसके लिए कहते हैं? इस चिंतन के लिए कहते हैं। चिंतन के लिए इसलिए कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए यदि हम सोच विचार कर उस काम को करेंगे तो वो काम कैसा होगा? अच्छे से होगा और एक सही रूप में होगा, एक डायरेक्शन होगा जो कैसा होगा? एक सही होगा। इसीलिए आपके सिलेबस में ये चिंतन को डाल रखा है। चिंतन को इसलिए डाल रखा है क्योंकि जो ये असेसमेंट का पार्ट है, असेसमेंट के पार्ट में इसलिए डाला है क्योंकि बच्चा जब असेस कर रहा है, आपको पता है कि बच्चे का जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमें पता होता है कि बच्चा कई बार क्लास में बैठा बैठा देखना आपने देखा होगा पेन से यूं माथे पे कुछ एग्जाम में सोचता रहता है। यानी वो क्या कर रहा है? वो चिंतन कर रहा है किसका? आपने जो उसको पेपर दिया था उस पेपर को पुनः याद करने की कोशिश कर रहा है। यानी अपने दिमाग के अंदर वो सारे आइडिया लेके आ रहा है जो उसको पेपर के अंदर लिखने हैं। क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि उसे पता है कि भाई उसने क्या क्या पढ़ रखा था। तभी तो जाके हम असेस कर पा रहे हैं कि भाई बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन आया था उस परिवर्तन को हम चेक ही तो कर रहे हैं कि भाई परिवर्तन क्यों। तो इसीलिए आपके सिलेबस में भी चिंतन को दे रखा है और चिंतन के साथ चिंतन का यहाँ पे लिख रखा है स्किल्स। कि भाई चिंतन क्या है? एक स्किल है, एक प्रोसेस है, एक कौशल है। क्या है ये कौशल है। कौशल का मतलब तो आप समझते हो कि टेक्निक से लगाते हैं कि भाई किसी भी काम को करने के लिए हमें एक टेक्निक होनी बहुत जरूरी है, हमारे में वो कौशल होना बहुत जरूरी है। उस काम के हम लायक हैं या नहीं, भाई उस काम को हम आसानी से कर सके। जैसे ही आप जब टीचर बन जाओगे, अभी आप बीएड सेकेंड ईयर में, जिस दिन आपके अंदर ये सारे जब कौशल आपके जैसे कंप्लीट आपका सिलेबस होगा उस दिन आपके अंदर ये सारे स्किल्स आपके अंदर होगी एक अच्छे शिक्षक होने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि भाई अगर हम सोच समझकर कोई कार्य करें तो वो कार्य हमारा कैसा होगा? एक उद्देश्यपूर्ण कार्य होगा। इसीलिए चिंतन के लिए कहा गया है कि एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या है? कुछ प्रतीक हैं, कुछ इमेज हैं जिसके द्वारा हम सोचते हैं। कि भाई प्रतीकों का नाम मैंने सिंबल्स को मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे क्या है कि केवल एक उस व्यवहार से नहीं जो हमें दिखाई देता है, जो चीज़ें दिखाई देती है वो नहीं। इसमें क्या है कि अमूर्त थिंकिंग, अमूर्त का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट है यहाँ पे कि भाई हम एक जगह खड़े होकर भी हम सोचते हैं कि भाई इस पर्सन का हल हम इस तरह से कर सकते हैं जब हमने पहले से ही उस पर्सन को जाना था। तो कई बार ऐसा होता है कि बिना प्रयत्न के ही समस्या हल हो जाती है और कई बार हमें प्रयत्न करना होता है उस समस्याओं को हल करने के लिए। तो चिंतन की मैंने देखो यहाँ पे जो चिंतन की जो परिभाषाएं मैंने लिखी है वो परिभाषाएं मैंने इसलिए लिखी है कि आपको जब आप पढ़ो तो आपको चिंतन को और अच्छे से समझ सको। सबसे पहले मैंने परिभाषाएं में गिलफोर्ड मनोवैज्ञानिक, आपने नाम सुना ही है गिलफोर्ड का, साइकोलॉजी के अंदर गिलफोर्ड की परिभाषा को इतना अच्छा गिलफोर्ड ने माना है कि भाई चिंतन को आसानी से समझ सकते हैं। गिलफोर्ड ने माना है कि चिंतन क्या है? चिंतन एक प्रतीकात्मक व्यवहार है। चिंतन क्या है? एक सिंबॉलिक बिहेवियर है। चिंतन क्या है? एक सिंबॉलिक है, एक क्या है? एक सिंबल्स के रूप में व्यवहार है। ये सभी प्रकार की वस्तुओं और विषयों से संबंधित हो सकता है। वो हमारे जो प्रतीक हैं वो क्या है? वो किसी से भी हो सकते हैं, चाहे हमारे सब्जेक्ट से हो सकते हैं एंड हमारे
वस्तुएं हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे क्या है, उनसे संबंधित हो सकता है। यानी एक ऐसा व्यवहार जो हमें सोचने के लिए सिंबल्स के अंदर प्रतीक हमें बताता है कि भाई अगर मैं सोचता हूँ कि यार सिंबल, मेरे मन में अनेक तरह के विचार आ रहे हैं, उन्हें क्या कहा है, यहाँ सिंबल्स कहा है। गिलफोर्ड ने क्या कहा है कि चिंतन एक प्रतीकात्मक व्यवहार है, ये सभी प्रकार की वस्तुओं और विषयों से संबंधित हो सकते हैं। यानी हमारा जो सोचने के जो तरीके हैं, हम बैठे बैठे ही इन प्रतीकों के माध्यम से हम सोच सकते हैं कि भाई इस तरह से ये कार्य हो सकता है, तभी तो हम बोलते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रगति, विश्व की अगर प्रगति करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि चिंतन क्या है, एक वास्तविकता है, और इस वास्तविकता का आधार क्या है, विज्ञान। आपने सोचा कि भाई वास्तविकता तो ये है, लेकिन इस वास्तविकता का आधार क्या है, विज्ञान है। आपने देखा होगा कि कई बार हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बाद हमारे सामने रिजल्ट आ जाता है और हमें पता लग जाती है, क्योंकि हमने क्या माना था, हमने उन सारी चीज़ों को एक प्रतीक के रूप में माना था कि यार ये प्रतीक ऐसे हो सकते हैं। एक लेखक प्रतीकों के माध्यम से कितनी अच्छी डिजाइन बना देता है, इतनी अच्छी चित्रकारिता कर देता है, जिससे हमें लगता है कि भाई इसके अंदर ये चिंतन इतना अच्छा है, इसकी सोच इतनी अच्छी है, इसका जो सोचने का तरीका वो इतना अच्छा है। इसीलिए तो कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे कवि, जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँच जाए कवि। वो इसीलिए कहते हैं कि भाई कई बार ऐसा होता है कि सूर्य की रोशनी जहाँ नहीं पहुँचती है, वहाँ हमारे जो लेखक है उनकी रोशनी आसानी से पहुँच जाती है। वो क्यों पहुँच जाती है, क्योंकि उनकी जो स्किल है, वो थिंकिंग स्किल्स है, वो बहुत मजबूत होती है। इसीलिए हमें प्रगति, अगर हमारे देश की प्रगति करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक चिंतन जो स्किल्स है, यानी जो चिंतन कौशल है, उसे हमें अच्छे से समझना होगा। जब हम इसे समझ जाएंगे तभी हम उन जो बच्चे हैं, जो बेचारे बच्चे चिंतन कर रहे हैं, उन बच्चों की सोच को हम और विकसित कर सकते हैं। इसीलिए बीएड सेकेंड ईयर में जो आपका सिलेबस है, इसलिए सिलेबस में ये जोड़ा है कि भाई चिंतन कौशल आपको क्यों पढ़ा है, कि वहाँ जो बच्चे हैं वो नहीं जानते अपने भविष्य के बारे में, अपने प्रतीकों के माध्यम से नहीं जानते हो, लेकिन आपको क्या करना है, उनको धीरे धीरे अपने प्रतीक बताते चले जाना है कि भाई आपका प्रतीक ये है, आपकी सोचने का मतलब ये है, आपकी जो वस्तु है, आपका जो सब्जेक्ट है वो इससे संबंधित है। जब जाके उनकी एक जो लिंकअप है एजुकेशन का, वो सही मायने में एक सही शिक्षा के रूप में होगा। सेकेंड डेफिनेशन, गिलफोर्ड की डेफिनेशन के बाद में सेकेंड जो डेफिनेशन है वो है वैलेंटाइन। जो वैलेंटाइन है, उन्होंने डेफिनेशन में इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, ये शब्द में अंडरलाइन कर रहा हूँ कि जिससे आप चिंतन को आसानी से समझ सकते हो। तो वैलेंटाइन कहते हैं कि मनोविज्ञान में चिंतन शब्द का प्रयोग, मनोविज्ञान में चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया से लगाया जाता है, मनोविज्ञान में चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया से लगाया जाता है जिसमें एक श्रृंखलाबद्ध विकार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होता है। अविराम गति का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा विचार जिसमें एक श्रृंखला होगी, एक उसका विकार रूप होगा, जो क्या होगा, किसी लक्ष्य की उद्देश्य की ओर अविराम, जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी होती है ना, उस गति से प्रभावित होगा। यानी मनोविज्ञान में चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया से लगाया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विकार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होगा। देखो ये चिंतन को कितने अच्छे से समझाते हैं। चिंतन को समझने के लिए बहुत अच्छी डेफिनेशन है दोनों, कि भाई चिंतन को हम किस तरह समझ सकते हैं। तो चिंतन को समझने के लिए ये दो डेफिनेशन बहुत है, कि बहुत से, वैसे तो गैलिक ने भी इतनी अच्छी डेफिनेशन दी थी कि ऐसा प्रतीकात्मक व्यवहार जो बिना रहस्यपूर्ण हो, जिसका कोई रहस्य ही नहीं हो, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसके द्वारा हम वह हमें बताता है कि एक रहस्य है, कि इस वस्तु का रहस्य क्या है। यहाँ पर वैलेंटाइन ने इतनी अच्छी बात की है कि हमें सोचने के तरीके में क्या करना पड़ेगा, एक श्रृंखलाबद्ध रूप से हमें क्या करना पड़ेगा, एक विकार जो हमारे लक्ष्य की ओर एक अविराम गति से चल हमारी सोच है जो कैसे चलती है, चलती तो लक्ष्यपूर्ण है लेकिन अविराम गति से चलती है। कई बार ऐसा होता है कि भाई जो काम हम करना चाहते हैं वो नहीं भी हो पाते, लेकिन वो क्या है,
तो भी हम उसके बारे में सोचते चले जाते हैं कि यार मैं यार ये तो करूँगा, मेरी जिद है कि मैं तो मास्टर मुझे बनना है तो बनना ही है, ये मेरी जिद है, ये मेरे सोचने का, ये मेरे आइडिया है, ये मेरी एक थिंकिंग है कि भाई मुझे कैसे करना है, एक बिना ब्रेक की गाड़ी के अनुसार। लेकिन मैं कैसा क्या करूँगा, मैं जब शिक्षक बनने के लिए चलूँगा, लेकिन मेरी एक श्रृंखला होगी, मेरा एक सिस्टमेटिक तरीका होगा, मेरे एक लक्ष्य होंगे, मेरा एक उद्देश्य होगा, मैं उन्हीं के अनुसार अपनी गति से प्रभावित होता चला जाऊंगा और एक दिन एक अच्छा टीचर बन जाऊंगा अपने सब्जेक्ट का। ये मेरी एक सोच है, यही थिंकिंग है। अगर हम सामान्य बात में कहें तो थिंकिंग इज द कि थिंकिंग क्या है, कि थिंकिंग एक क्या है, एक मानसिक एक योजना है, एक हमारे दिमाग की क्या है, एक योजना है जो एक ज्ञानबंध है। किससे है, जो एक हमारे नॉलेज से एक ज्ञानबंध है कि भाई हमारी हम इन चीज़ों को इस तरह से कर सकते हैं। एक ज्ञानबंध का मैंने मतलब यहाँ पे लगाया कि भाई हम जब स्कूल में जाएंगे तो हम जो हमारे बच्चे हैं हम उनको जो नॉलेज देंगे वो एक सिस्टमेटिक तरीके से देंगे, एक ज्ञानबंध तरीके से देंगे, जो मानसिक जो प्रक्रिया है उसमें उनका योगदान महत्वपूर्ण हो सके। ये एक चिंतन है। फिर ये दोनों तीनों डेफिनेशन से आपको इतना तो समझ में आया है कि भाई चिंतन को किस तरह निर्मित किया जाता है, कि चिंतन क्या है, एक सोच है, एक समझ है, क्या है, एक प्रतीक है, एक सिंबल है, एक इमेज है किसी भी समस्याओं के हल ढूंढने के लिए। फिर मैंने बताया है कि चिंतन की कुछ विशेषताएं हैं। चिंतन की विशेषताओं में आपको मैंने कॉग्निटिव लर्निंग पढ़ाया था। कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर मैंने ये बताया है कि कॉग्निटिव जो चिंतन की कुछ विशेषताएं हैं, तो चिंतन की विशेषताओं में मैंने 4 विशेषताएं लिख रखी हैं। जैसे कॉग्निटिव प्रोसेस। अब आपको कॉग्निटिव प्रोसेस मैंने सबसे पहले इसलिए बताया क्योंकि संज्ञान, भाई किसी भी काम करने के लिए हमें संज्ञान की जरूरत होती है। मैंने कॉग्निटिव के बारे में आपको अच्छे से समझाया था। इसीलिए चिंतन के अंदर भी मैंने जो विशेषताएं हैं उस चिंतन में सबसे पहली विशेषताओं को कॉग्निटिव प्रोसेस को ही रखा है। कॉग्निटिव प्रोसेस का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयत्न नहीं कर पाते, कि भाई नहीं कर पाते, प्रयत्न करने के बाद भी कोई समस्याएं हल नहीं होती। यहाँ पे कॉग्निटिव का मतलब मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कॉग्निटिव हमें कहता है कि जैसे कई बार आप विद्यालय में डिबेट कराते हो, वाद विवाद कराते हो, बच्चों से प्रश्न पूछते हो, क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक थिंकिंग पावर, एक चिंतन को विकसित करने की आप उम्मीद करते हो कि भाई चिंतन इस तरह से विकसित हो सकता है। बच्चे का जो सोचने का जो लेवल है एक संज्ञान की तरफ बढ़ता चला जाता है। सेकंड मैंने लिखा है एक ये ऑब्जेक्टिव फोर्स। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये ऑब्जेक्टिव फोर्स है, यानी चिंतन का मतलब क्या है कि भाई चिंतन का देखो यहाँ पे अगर आप देखते हो वैलेंटाइन ने लिखा था उद्देश्य, भाई तो यहाँ पे भी जो चिंतन का जो एक उद्देश्य कैसा होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव फुलनेस होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव फुलनेस का मतलब है उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए कि भाई अगर मैं चिंतन कर रहा हूँ तो मेरा एक उद्देश्य तो हो। कई बार ऐसा होता है कि भाई मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं चिंतन कर रहा हूँ, तो वो बेमतलब का चिंतन है, वो चिंतन नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने लिखा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि भाई हमारे सामने पर डे हर दिन कोई ना कोई समस्याएं निर्मित होती है, और उन समस्याओं को निर्मित होने के बाद हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे उन समस्याओं का अपने चिंतन द्वारा उन समस्याओं का हल करते हैं, तभी जाके हमारी समस्याएं सही रूप में हल होती हैं। नहीं तो अगर हम चिंतन ही नहीं करेंगे तो हमारी समस्याएं हल होगी क्या? कभी नहीं होगी। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चिंतन करना पड़ेगा, तब जाके हम उस समस्याओं की जो समस्याएं जागृत हुई हैं उन समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। फिर मैंने लिखा है कि सिंबॉलिक एक्टिविटी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है कि जितने भी चिंतन है वो मैंने सिंबॉलिक्स मैंने प्रतीक आपको गिलफोर्ड के अनुसार में बताया था कि प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई जितने भी जो इमेज हमारे दिमाग में बनती है, जो सिंबल्स बनते हैं, जो चाहे वस्तु हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हमारी एक सोच है कि प्रतीक यहाँ पे इसलिए कि आपको पता है कि भाई मकान जब बनाते हैं तो उसके पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि एक प्रतीक है, एक समझ विकसित कर लेते हैं कि भाई मुझे मकान इस तरह बनाना है। कई बार इसमें ऐसा होता है कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत यहाँ पे लागू ही नहीं होता। प्रयत्न भूल का सिद्धांत इसलिए लागू नहीं होता है क्योंकि कई बार हम किसी मकान को बिगाड़ नहीं सकते, बना के बिगाड़ नहीं सकते। चिंतन में कहते हैं कि कई बार ट्राई एंड एरर का जो फाउंडाई का जो सिद्धांत है वो कई बार लागू नहीं होता। क्यों लागू नहीं होता है? वो इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि ये प्रतीकात्मक
प्रतीकात्मक है, एक सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है कि हम हमारी कल्पनाओं के द्वारा अपने मकान को किस तरह निर्मित कराना है हमें, हम हमारी कल्पना के आधार पर, ये उद्देश्य तो है हमारी कल्पना भी है कि भाई हमारा और आइडिया भी है। ये सारी चीजें क्या है, एक सिंबॉलिक एक्टिविटी है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा चिंतन इस तरह विकसित होता है। अगर सामान्य बात में अगर हम बात करें तो हमारी क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है क्या, चिंतन, जिसके द्वारा हमारी समस्याओं का हम निदान आसानी से कर सकते हैं। ये थिंकिंग स्किल है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।